हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस सीरीज में लिविंग वर्ड के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। एंड लिविंग वर्ड के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा है सेल। तो सेल के एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 10 एमसीक्यू हमने डिस्कस किया था। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये एमसीक्यूज जो हैं ये मैंने आपको दिया था एज ए होमवर्क। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी किया है। ये 4 एमसीक्यू जो है वो होमवर्क थे एंड मैं एक्स्ट्रा होमवर्क भी आपको लास्ट वीडियो के थ्रू आपको दिया था। ठीक है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के जो कुछ एमसीक्यूज हैं। और इसके बाद जब सेल का एमसीक्यू खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। लिविंग वर्ड के अंदर ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमने सेल का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कम से कम ये मान के चलिए कि 25 एमसीक्यू आपके इसको मिलेंगे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपने पढ़ा और आपके मतलब एकदम नॉर्मल एमसीक्यू आपको नहीं मिलने वाले हैं। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो हम जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो अनुवांशिकता होती है जिसमें आप पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए आरएनए ये वर्क कैसे करते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे उनको डिस्कस करेंगे। एंड तीसरा उसके बाद हम टिश्यू को डिस्कस करेंगे। टिश्यू आपको पता भी होगा टिश्यू क्या 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 होते हैं और नॉर्मल आपको पता भी होगा, तो इसके एमसीक्यू को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मोनेरा हो गया। ठीक है, इस तरह से जो लिविंग वर्ड का क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। एंड धीरे धीरे जब ये लिविंग वर्ड खत्म हो जाएगा फिर हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर आएंगे एंड ह्यूमन बॉडी को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो एमसीक्यू है वो आपके सामने है। स्मूथ फॉर्म ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज विदाउट। देखो एक्चुअल में इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है इसे हम ईआर बोलते हैं। काम क्या होता है इसका पहले वो समझ लीजिएगा। ईआर जो होता है वो उसकी संरचना कैसे होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक है, तो सेल के अंदर ये जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होते हैं वो इस तरह से न्यूक्लियस से लगभग जुड़े हुए होते हैं। इसमें दो तरह के ईआर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। दो तरह के ईआर होते हैं। एक होता है यस ईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और दूसरा होता है आर ईआर। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में डिफरेंस क्या होता है और इनका काम क्या होता है। ये राइबोसोम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये एक चुंबक की तरह काम करते हैं। लेकिन चूंकि सोचिए कि अगर कोई भी सतह स्मूथ होगी, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी सतह स्मूथ होगी तो उस पे कोई भी चीज चिपक नहीं सकती, उस पे कोई चीज रुक नहीं सकती है, फिसल जाएगी। तो इसके कारण जो राइबोसोम होते हैं जिनका काम क्या होता है, राइबोसोम्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं, किसका सिंथेसिस करते हैं, तो ये सिंथेसिस करते हैं किसका, प्रोटीन का। किसका सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये भी आपके क्वेश्चन में बन सकता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और राइबोसोम जो होते हैं वो स्मूथ वाली जगह पे रुकेंगे नहीं। इसका मतलब यस ई आर में वो कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं पाई जाती है वो है राइबोसोम्स। ठीक है, और इसका मतलब जब कोई चीज खुरदुरी होगी, अब सपोज करो कोई चीज ऐसे है तो इनके जो गड्ढे हैं इनके बीच में वो आके बैठ जाएगा, वो रुक जाएगा, फंस जाएगा। तो इसकी वजह से राइबोसोम होगा जो राइबोसोम होगा वो कहां पाया जाएगा, वो स्मूथ ईआर में ना पा करके जो हमारा रफ ईआर होगा, यानी कि जो रफ खुरदुरा सरफेस होगा उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, और याद रखिए राइबोसोम को ही सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल कहते हैं। राइबोसोम को ही सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल कहते हैं। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है ये, सबसे छोटा ऑर्गेनल है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एस ई आर क्या होता है। यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं होते हैं। अब ये एस ई आर जो होता है यहाँ पे किस चीज का फिर सिक्रेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किस चीज का सिक्रेशन होता है। तो ये सिक्रेट करते हैं किस चीज को, तो ये सिक्रेट करते हैं जो स्टोराइड्स होते हैं। स्टोराइड्स जो होते हैं उनको ये सिक्रेट करते हैं। ठीक है, स्टेरोइड्स जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है,
अब सवाल आता है कि जो रफ ईआर है ये किसका सिक्रेशन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर यहाँ पे राइबोसोम है तो यहाँ पे प्रोटीन का फोटोसिंथेसिस होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये प्रोसेस क्या होती है, प्रोटीन के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। याद रखिए जो ईआर होते हैं, ठीक है, जो एस ई आर या आर ई आर होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है, स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है, या स्केलेटन ऑफ सेल कहा जाता है, स्केलेटन ऑफ सेल कहा जाता है, या आप कह सकते हो स्केलेटन ऑफ सेल का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डी होती है, बॉडी का जो ढांचा तैयार होता है वो हड्डी से तैयार होता है, ठीक है, तो उसी तरह से किसी भी सेल का जो ढांचा तैयार होता है वो किससे तैयार होता है, वो ईआर से तैयार होता है, ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन ऑफ सेल कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। और ये कहां से कहां तक फैले होते हैं, इसके भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो भैया देखो, ये सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तक, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन तक ये फैले होते हैं। मैंने आपको दिखाया भी, ये देखिए ये घूमे घूमे से हैं, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स तक फैले होते हैं, कहां से, सेल मेम्ब्रेन से लेकर के। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप इसका आंसर आपको पता ही हो गया होगा। स्मूथ फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज विदाउट, स्मूथ फॉर्म जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, वो किस चीज के बिना होता है, तो इट्स जस्ट विदाउट राइबोसोम। यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का चिकना रूप जो होता है वो राइबोसोम के बिना होता है, ठीक है, राइबोसोम के साथ नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। गोल्जी अपरेटस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, यानी कि जो इसकी पहली वीडियो थी, सेल एमसीक्यू की पहली वीडियो जो थी, उसमें मैंने आपको बताया है कि गोल्जी अपरेटस को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो भी पदार्थ होता है उसको एक जगह से लेकर के, दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने का काम होता है गोल्जी अपरेटस का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा। और जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे केबीएस पीआरटी का जो सबसे बेहतरीन कोर्स है उसमें अपने आप को इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अब ये जल्दी से क्यों कर लीजिए उसका रीजन समझिए, क्योंकि 900 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, एंड जो 300 प्लस वीडियोज को पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और साथ ही साथ वो उन दिनों के लिए तैयार हो रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम पे ये क्या कर रहे होंगे, उस टाइम पे ये एमसीक्यू डिस्कस कर रहे होंगे, और ये साथ ही साथ एमसीक्यू जो मैं करवा रहा हूं उनको भी कर रहे हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि ये 300 वीडियो आपको पढ़ना। अगर ये 300 वीडियोज आपको तैयार हो गए तो एमसीक्यू करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब याद रखिए जब नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास केवल 90 दिन का मैक्सिमम टाइम मिलता है, यानी कि 3 महीने। 3 महीने में अगर आप कोर्स में अपने आप को इनरोल करोगे, उस समय जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप 300 वीडियोज को पढ़ोगे या एमसीक्यू करोगे। अब आप खुद सोचो कि जो बच्चे ये 900 इनरोल हैं ये तो ऑलरेडी 300 वीडियो को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू को तो ये बाद में डिस्कस, क्योंकि ये एमसीक्यू इसलिए आसानी से कर पाएंगे, ये 300 वीडियो को कर चुके हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप उस जब नोटिफिकेशन आएगा उस 90 दिन के अंदर, तब आप 300 वीडियो को डिस्कस करेंगे या आप एमसीक्यू करेंगे। बिकॉज अगर आप 300 वीडियो करेंगे तो आप सोचिए कि एक दिन में अगर आप 4 से 5 वीडियो यानी 4 से 5 घंटे जब आप पढ़ेंगे, तो आप बताइए एमसीक्यू करने का टाइम कब मिलेगा। तो एक दिन में इतना पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 90 दिन में आपके सिर्फ और सिर्फ वीडियोज खत्म होंगे, एमसीक्यू खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों ने इस चीज को समझा होगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसको डेमो क्लासेस लेनी है, इसकी डेमो को देखना है, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं। और याद रखिए, जो अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो आप YouTube से भी देख सकते हैं, YouTube पर भी डेमो क्लासेस उसकी अवेलेबल है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ऐप कैसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, या आप डायरेक्ट जाके गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं द जोरावर क्लासेस, ठीक है।
द जोरावर क्लासेस आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। और जो बच्चों ने अभी तक हमें अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट नहीं भेजी है, जिस भी पोस्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग फटाफट लिख के भेज दें, जिससे उनको व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर दिया गया है ये क्वेश्चन, लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया extract energy from food and convert it into energy in form of। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भोजन से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि लेता है, और उसे कन्वर्ट करता है एनर्जी, उस एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। किस रूप में कन्वर्ट करता है ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहली चीज तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, इससे इसके नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। दूसरी चीज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अगर आप लास्ट वीडियो पढ़ोगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया है, मैंने बताया भी है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तीसरी चीज, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होता क्या है, तो जो ग्लूकोज होता है यानी C6H12O6 जो होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस एटीपी। और ये जो एटीपी है इसका नाम क्या होता है, तो इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कितनी एनर्जी देता है, तो ये 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो होता है वो प्रोवाइड करता है। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का क्या होता है, टूटता है, तो ये कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, 686 किलो कैलोरी जो एनर्जी होती है उसको ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो जब इतना क्लियर हो गया तो इसका आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एनर्जी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो वो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। याद रखिए, एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल इसमें होंगे, एटीपी में ट्राइफॉस्फेट यानी 3 मॉलिक्यूल होंगे। और ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये बेसिकली 2 साइकिल से होकर गुजरता है। मैंने आपको इसके पहले वाले में भी वीडियो में बताया था। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ठीक है। दूसरा साइकिल जो होती है उसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 साइकिल होती है जिसके थ्रू जो प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन की वो इन दोनों साइकिल्स के थ्रू होकर गुजरते। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो साइकिल है इसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, आपका होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनिए। आप बताएंगे क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कितनी कितनी एनर्जी बनती है और किस किस फॉर्म में बनती है। यानी आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानिए कि आपको दोनों साइकिल का वर्णन करना है। और ये आपको, आप जिस तरह से मुझे टेलीग्राम के ऊपर लिख के भेजते हैं अपनी कॉपी में, तो आपको बताना है ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या होती है, और दूसरा क्रेब्स साइकिल क्या होता है, दूसरा क्रेब्स साइकिल क्या होता है, और दोनों में एक दूसरे से क्या रिलेशन है। रिलेशन भी आपको बताना है कि क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर अपनी नोट्स में लिख के भेजेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल वाज रिपोर्टेड बाय। जो न्यूक्लियस की खोज की गई वो किसके द्वारा की गई, यही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस की जो खोज है ये बहुत सारे लोगों को पता होगा। इससे आसान क्वेश्चन तो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा, इससे आसान क्वेश्चन सेल के बारे में कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन ए सेल वाज रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। और अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक के बारे में, तो इन्होंने सेल की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी, सेल की खोज की थी 1665 में। किसमें की थी, तो कॉर्क में की थी, कॉर्क में की थी, यानी कि जो छाल होती है
उसके अंदर इन्होंने खोज की थी। बट याद रखिए कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो कैसी सेल थी, वो डेड सेल थी। वो कैसी सेल थी, डेड सेल थी। अभी मैं आपको लास्ट वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो प्लांट्स होता है उसकी सेल वॉल जो होती है वो 3 लेयर में होती है। सेल वॉल जो होती है वो 3 लेयर में होती है। एक मैंने आपको बताया था प्राइमरी लेयर, दूसरा बताया था सेकेंडरी लेयर, तीसरा बताया था टर्शियरी लेयर यानी कि थर्ड लेयर। ठीक है, टर्शियरी लेयर के बारे में ही बताया गया था कि इसे आउटर लेयर के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, आउटर लेयर के नाम से जानते हैं। और ये बनी किस चीज की होती है ये भी मैंने आपको बताया था। तो जो सेल वॉल होती है ये थर्ड लेयर की, वो आपकी बनी होती है डेड प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। किससे बनी होती है, डेड प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। तो यहीं से आप याद रख सकते हो कि जब पहली बार सेल की खोज की गई थी तो वो क्यों इस तरह से आया था। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो आउटर लेयर है वो किससे बनी है, डेड प्रोटोप्लाज्म से बनी है। इसी तरह से जब रॉबर्ट हुक ने खोजा तो किसमें खोजा था, छाल में खोजा था। तो ऑब्वियस सी बात है छाल की जो आउटर लेयर होगी वो कैसी होगी, वो डेड होगी, क्योंकि आउटर लेयर डेड प्रोटोप्लाज्म से बनी है तो डेड होगी। तो उसमें जो उन्होंने सेल खोजा वो भी कैसा उन्हें मिल गया, वो डेड मिल गया। तो सवाल आता है कि सर लिविंग सेल की खोज किसने की। तो याद रखिए लिविंग सेल की जो खोज है, लिविंग सेल की जो खोज है वो किसने की थी, तो वो जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी, आपको याद होगा किन्होंने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये लिविंग सेल की खोज दूरबीन की खोज करने वाले नहीं की थी। हालांकि लिविंग सेल की खोज जो है वो लिवन हॉक ने की थी, यह आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि फिर इन्होंने किस में की, जैसा इन्होंने डेड सेल की खोज कॉर्क में की थी, तो सवाल आता है लिविंग सेल किस में खोजा गया। लिविंग सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा में खोजा गया था। किसमें खोजा गया था, माइकोप्लाज्मा में खोजा गया था। माइकोप्लाज्मा नामक एक जीवाणु है उसमें खोजा गया था। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, तो लिवन हॉक ने की थी। ल्यू, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा आप लोग, लिवन हॉक ने की थी। ठीक है, मुझे थोड़ी सी स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो गई है इनकी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, भावनाओं को समझिए, शब्दों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, लिवन हॉक ने की थी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, आपको बताना ये जो थिएडर स्वान है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका होमवर्क है। थिएडर स्वान जो है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका होमवर्क है। इनका संबंध किससे है ये आपको बताना है। टेलीग्राम के ऊपर आपको अपनी कॉपी में लिख के मुझे भेजना है कि थियोडर स्वान जो है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम असिस्ट इन सिंथेसिस ऑफ। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो RER, RER के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, आपको याद होना चाहिए। ये देखिए पहला क्वेश्चन ER का था तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई है इसके अंदर। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम असिस्ट इन सिंथेसिस ऑफ, किस चीज की सिंथेसिस करता है भैया, रफ जो है ये राइबोसोम को रोकता है। किसको रोकता है, राइबोसोम को रोकता है। और राइबोसोम जो है ये किस चीज की सिंथेसिस करता है, तो राइबोसोम जो होता है ये किसकी सिंथेसिस करता है, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रफ इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो किसकी सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से कोई मतलब है नहीं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये तब बनता है जब ग्लूकोज टूटता है। याद रखिए ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज को ही, याद रखिए ग्लूकोज को ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि जो फैट है, आपका होमवर्क है, होमवर्क ये है कि जो फैट है ये किस में ब्रेक डाउन होता है, फैट किस में ब्रेक डाउन होता है ये आपको बताना है। जो स्टार्च है ये किस में ब्रेक डाउन होता है ये भी आपको बताना है। स्टार्च जो होता है ये किस चीज में ब्रेक डाउन होता है ये भी आपको बताना है। और तीसरा जो होमवर्क है ये आपको बताना है कि प्रोटीन जो होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ चौथा जो होमवर्क है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है,
कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, ये आपका होमवर्क है। ये भी आपको मुझे टेलीग्राम के ऊपर लिख के भेजना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितने प्रकार का होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A very important organelle which is also called powerhouse of cell is, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि a very important organelle which is also called power house of cell, power house of cell जो है ये हम किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एंड गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, ये किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं, क्यों कहते हैं, याद रखिए क्योंकि ये सारी चीजों को ले आने और ले जाने में नजर रखता है। सारे मैटर जो होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने और ले आने में नजर रखता है। न्यूक्लियस की बात करें तो इसे हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। सेल का जो दिमाग होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है। बट ऐसी कौन सी चीज होती है, ये आपका होमवर्क है, ऐसी कौन सी चीज होती है जो केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, जो केवल और केवल प्लांट में पाई जाती है, ऐसी कौन सी चीज है। ऑप्शन में आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि प्लांट में ऐसी स्पेशल कौन सी चीज है जो केवल प्लांट में पाई जाती है। ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विथ 80% ऑफ, जो साइटोप्लाज्म होता है वो किस चीज से भरा होता है जिसका परसेंटेज 80% होता है। ऐसी कौन सी चीज है जो साइटोप्लाज्म के अंदर 80% पाई जाती है, तो बहुत आसान है। ऐसी वाटर जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर कितना पाया जाता है, तो 80% पाया जाता है। क्या, वाटर। हम लोगों को, मैं आप लोगों को बता दूं कि साइटोप्लाज्म के अंदर 81% जो होता है वो वाटर होता है। ध्यान से समझिएगा, 81% वाटर होता है। एंड 19% जो होता है, कहीं कहीं 80% भी दिया होता है जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया है। 19% जो होता है वो फैट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। एंड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछे कि साइटोप्लाज्म के अंदर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट में पाया जाता है, तो वो कितने में पाया जाता है, 19% के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्ट्स की, तो सॉल्ट जो होता है ये कब मिलता है, कब बनता है, तो एक रिएक्शन बहुत अच्छा सा आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन जो आपको पता होना चाहिए, NaOH, NaOH प्लस HCl। जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराते हैं तो इससे हमें NaCl यानी कि लवण मिलता है और साथ में पानी भी मिलता है। ठीक है, इसी तरह से शुगर के बारे में अगर हम बात करें, शुगर के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करता है। कार्बोहाइड्रेट में आपको बताना है कि शुगर केन जो होता है, शुगर केन का निर्माण जो होता है, या आप कह सकते हो कि जो शुगर का निर्माण होता है वो किस तरह के कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए कार्बोहाइड्रेट तीन फॉर्म में आता है, एक आता है मोनोसैकेराइड, एक आता है डायासैकेराइड, एक आता है पॉलीसैकेराइड। तो जो शुगर केन होता है, जिसे हम गन्ना कहते हैं, वो किस सैकेराइड के अंदर आता है, ये आपको बताना है। एंड एयर किस तरह का मिक्सचर है, होमोजीनस या हेट्रोजीनस, ये भी आपका होमवर्क है। एयर किस तरह का मिक्सचर है, होमोजीनस या हेट्रोजीनस, ये भी आपको बताना है कि एयर जो है वो किस तरह का मिक्सचर है, होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है। और एयर इन तीनों में से किस तरह का मिक्सचर है, ये तो आपको बताना ही है। क्या एयर
एलॉय है या नहीं। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु। ये आपको बताना है कि क्या एयर एलॉय है या नहीं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूक्लियस कंटेन अ नेटवर्क ऑफ सब डिविजन्स कॉल्ड। जो न्यूक्लियस होता है, जो कंटेन करता है एक तरह का नेटवर्क सब डिवीजन के तरह पे के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि एक क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, और यही क्रोमैटिन नेटवर्क बाद में चल के क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो जाता है। जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल थियरी proposes that all living cells arise from। सेल थियरी ये बताती है कि जितनी भी सजीव कोशिकाएं होती हैं, वो कहां से पैदा हुई हैं, या कहां से जन्म लेती हैं, या किस जगह से वो उत्पन्न हुई हैं। तो याद रखिए, हर लिविंग सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जन्म ली हुई है। अगर आप बात करोगे सेल थियरी के बारे में, तो सेल थियरी तीन चार चीजों के बारे में बताती है। एक तो ये बताती है कि कोई भी जो न्यू सेल होती है, कोई भी जो भी न्यू सेल होगी, या कोई भी नई कोशिका जो जन्म होगा, वो कहां से पैदा होगी? वो ओल्ड सेल से पैदा होगी। एक चीज ये बताती है। दूसरा, सेल थियरी ये बताती है कि जो भी लिविंग्स हैं, जो भी सजीव हैं, वो किससे बने हुए हैं? वो सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, ठीक है। एंड ये जो सेल होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं? तो एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क करती हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करती हैं, कोऑर्डिनेटिंग फॉर्म में वर्क करती हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग सेल अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि सेल थियरी के अंदर ये भी बताया गया कि सेल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है, वो क्या होता है? वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसी को ब्रेन भी बताया गया है सेल का। सेल का जो ब्रेन होता है, वो भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एंड सेल थियरी में एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि जो वायरस होता है वो कभी भी सेल थियरी को बिलोंग नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कौन सी होती है? तो वो वायरस होती है। वो क्या होता है? वायरस होता है। क्योंकि ये सेल थियरी को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये लिविंग की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो है वो कौन आता है? तो वो वायरस होता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा होमवर्क है। आपको इसे बताना है टेलीग्राम पे अपनी कॉपी में लिख करके। एंड फाइनल क्वेश्चन जो है, ये भी आपका होमवर्क है, तो आपको इसको भी बताना है टेलीग्राम के ऊपर लिख करके। एंड हम लोग नेक्स्ट जो सेशन हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ एमसीक्यू जो होंगे वो सेल के होंगे, एंड कुछ एमसीक्यू जो होंगे वो हमारे जेनेटिक से रिलेटेड होंगे, अनुवांशिकता से रिलेटेड होंगे, जिसमें डीएनए, आरएनए, ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, एंड आई होप आपको वीडियोस समझ में आ रही होंगी। जल्दी से जल्दी आप लोग अपने आप को एनरोल कर लीजिए कोर्स में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।